क्लासों में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने इससे पहले वाली क्लास में कार्यपालिका के बारे में देख लिया था कि किस प्रकार कार्यपालिका का विभाजन किया जाता है, कार्यपालिका क्या होती है, सारी बेसिक चीज़ें हमने देख ली थी। इसी के साथ साथ हमने देखा था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, जो राष्ट्रपति किस प्रकार निर्वाचित होता है, उसकी क्या प्रणाली है, उसके निर्वाचन में कौन व्यक्ति भाग लेते हैं, एक विधायक के मत का मूल्य क्या होता है, एक सांसद के मत का मूल्य क्या होता है। और उसके साथ साथ हमने देखा कि किस प्रकार राष्ट्रपति के लिए वोट दिया जाता है, किस प्रकार राष्ट्रपति को वोट दिया जाता है और किस प्रकार उसके वोटों की गणना की जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। तो आज की क्लास में जो है हम थोड़ा सा पहले वाला रिवाइज करके उससे आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि अनुच्छेद 52 जो है उसमें भारत के राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया था। उसके बाद हमने देखा था अनुच्छेद 53। उस अनुच्छेद 53 में मैंने आपको बताया कि संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति में निहित थी, है ना। यानी कार्यपालिका का जो मेन लीडर है वो कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। इसी के साथ मैंने आपको अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, वो भी आपको बता दिया था। उसके बाद जो है अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति का उल्लेख है कि किस प्रकार राष्ट्रपति की निर्वाचन किया जाता है और उस निर्वाचन में कौन सी पद्धति या कौन सी प्रणाली उपयोग में ली जाती है। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। एक एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है, उसका उपयोग किया जाता है, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम या एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं। ठीक, उसके बाद बात आती है अनुच्छेद 56 की। और अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष के लिए होता है। ठीक, तो सामान्यतः जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 वर्षों के लिए होता है। क्लियर है। बात करें अनुच्छेद 57 की, तो अनुच्छेद 57 में उल्लेख किया गया है या अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है। यानी एक बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति रहा है तो वह पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है। और भारत के एक ही व्यक्ति है जो दो कार्यकाल तक यानी 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे। तो भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो पुनर्निर्वाचित हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन से राष्ट्रपति थे जो पुनर्निर्वाचित हुए यानी वापस निर्वाचित हुए थे, तो उनका नाम होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करें अनुच्छेद 58 की, 57 तक देख लिया है अनुच्छेद 58। और अनुच्छेद 58 में जो है राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है कि कोई उम्मीदवार जो है अगर राष्ट्रपति के लिए खड़ा होता है तो उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे आयु की, उसकी एज की। तो जैसा कि आपको पता है, हमने लोकसभा पढ़ा और लोकसभा में हमने देखा कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम जो आयु है वो हमने देखी थी 25 वर्ष। उसके बाद हमने राज्यसभा पढ़ा और राज्यसभा में न्यूनतम आयु देखी थी हमने 35 वर्ष। उसी प्रकार अगर राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष निर्धारित की हुई है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवारी दर्शाता है अथवा राष्ट्रपति पद हेतु खड़ा होता है तो उसकी जो मिनिमम एज है वो 35 ईयर्स 35 वर्ष होना आवश्यक है। इसके अलावा उसमें अगर एक योग्यता और देखी जाए तो वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। यानी अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है और उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष है तो वह राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी कर सकता है। क्लियर है। ये देखा हमने राष्ट्रपति की योग्यताएं देख ली, हमने राष्ट्रपति का कार्यकाल देखा। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 59 की 59 की। तो अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तों का उल्लेख किया गया कि राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या शर्तें आवश्यक हैं, क्या क्या शर्तें होती है। तो पहली शर्त की अगर बात करें तो पहली शर्त यह है कि वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। क्लियर। अर्थात तो उसमें वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो। और दूसरी शर्त है इसमें कि वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। क्लियर। यानी वह संसद के किसी भी सदन का, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, तो वह लोकसभा अथवा राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वह किसी राज्य की विधानमंडल का अर्थात विधानसभा अथवा विधान परिषद का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। यह 2 शर्तें उसमें आवश्यक होती है। अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, और किस प्रकार उसको शपथ दिलवाई जाती है। तो राष्ट्रपति को जो शपथ है ना, भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य जज होता है, मुख्य न्यायाधीश जो होता है वह दिलाता है। उस मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ दिलाई जाती है। और अगर मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है अथवा मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो ऐसी कंडीशन में उस सुप्रीम कोर्ट का अन्य कोई जो सीनियर जज होगा, वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वह वरिष्ठ न्यायाधीश क्या करता है, राष्ट्रपति को उसकी पद की शपथ दिलाता है। ये बात थी अनुच्छेद 60 की, जिसमें अनुच्छेद 60 में हमने शपथ का प्रावधान देखा। और बात करेंगे अनुच्छेद 61 की 61 की। और 61 में राष्ट्रपति को पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है, किस प्रकार राष्ट्रपति को पद से हटाना है
उसकी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो राष्ट्रपति का निर्वाचन और दूसरा है राष्ट्रपति को पद से हटना। तो जब राष्ट्रपति भारत का संविधान का अतिक्रमण करे, है ना, क्या करे, संविधान का अतिक्रमण करे, तो उसको एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के द्वारा उसको पद से हटाया जा सकता है और उस प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। क्या कहते हैं? महाभियोग। अर्थात भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। क्लियर? अब बात करेंगे हम कि महाभियोग होता क्या है, किस प्रकार महाभियोग का उपयोग किया जाता है, कैसे महाभियोग लगाया जाता है। तो सबसे पहले कि संविधान में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कोई भी कार्य नहीं करेगा। अर्थात संविधान में लिखा गया है कि राष्ट्रपति अगर कोई भी कार्य करता है तो उस कार्य को करने से पूर्व वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की क्या लेगा? सलाह लेगा। लेकिन यदि वह उस प्रधानमंत्री अथवा मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं लेता है, उनकी सलाह के बिना कोई कार्य कर लेता है, तब उसे संविधान का अतिक्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? उसे संविधान का अतिक्रमण। और यदि कोई राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो उसको पद से हटाने के लिए हम क्या लाएंगे? महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। क्या लाया जाएगा? महाभियोग प्रस्ताव। क्लियर? अब ये प्रस्ताव कैसे लाया जाता है, कौन लाता है, तो उसके बारे में अगर देखें तो सबसे पहली बात है कि यह प्रस्ताव जो है संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। सबसे पहली शर्त कि महाभियोग जो प्रस्ताव है वह संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन में जो है ये महाभियोग का प्रस्ताव रखा जा सकता है। अब इस प्रस्ताव को लाने से पहले कुछ शर्तें आवश्यक हैं कि जिस सदन में अगर इस प्रस्ताव को लाना है, किसी भी सदन में अगर किसी एक सदन में इस प्रस्ताव को लाना है तो उस प्रस्ताव को लाने से पूर्व, महाभियोग के प्रस्ताव को लाने से पूर्व क्या करना पड़ता है? उस सदन के, जैसे माना लोकसभा में प्रस्ताव ला रहे हैं तो लोकसभा के, राज्यसभा में ला रहे हैं तो राज्यसभा के कुल सदस्यों में से 1/4 सदस्य, कितने? कुल सदस्यों में से 1/4 सदस्यों का उस प्रस्ताव पर क्या होना आवश्यक है? हस्ताक्षर होना आवश्यक होता है। यानी जितने मेंबर्स हैं उन मेंबर के 1/4 मेंबर्स का क्या है? उस पर प्रस्ताव पर साइन होना आवश्यक है। कब? जब उस प्रस्ताव को लाना है उससे पहले। पहली शर्त तो ये। दूसरी शर्त क्या होती है कि इस प्रस्ताव को लाने के 14 दिन पहले, इस प्रस्ताव को यानी जैसे लोकसभा अथवा राज्यसभा में लाएंगे तो उस प्रस्ताव को संसद के किसी सदन में प्रस्तुत करने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को उसके बारे में लिखित रूप से जानकारी देना आवश्यक होता है। सबसे पहली शर्त तो है 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है। दूसरी शर्त है कि 14 दिन पूर्व उसकी लिखित जानकारी राष्ट्रपति को देनी पड़ती है। क्लियर? उसके बाद अगर राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दे दी और हमने हस्ताक्षर भी करवा दिए 1/4 सदस्यों के, उसके पश्चात क्या किया जाता है? उस प्रस्ताव को उस सदन में रखा जाता है। यानी उसके सबसे पहले आपने 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर करवा दिए और 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित में सूचना भी दे दी कि हाँ भाई आपके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा और इस सदन में लाया जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा। फिर क्या करना पड़ेगा? 14 दिन बाद उस प्रस्ताव को उस सदन में रखा जाएगा। अगर लोकसभा ने ये सारा कार्य किया है तो लोकसभा में रखा जाएगा और अगर राज्यसभा ने किया है तो प्रस्ताव कहाँ रखा जाएगा? राज्यसभा। क्लियर? अब माना कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, इस प्रस्ताव को हमने सबसे पहले लोकसभा में रखा। कहाँ रखा? लोकसभा में। तो लोकसभा में जैसे ही इस प्रस्ताव को रखा जाएगा तो इस प्रस्ताव पर क्या होगी? इस विषय पर क्या होगी? चर्चा होगी। क्लियर? तो सबसे पहले चर्चा होगी और चर्चा के बाद यदि उस सदन के 2/3 सदस्य मिलकर उस प्रस्ताव को क्या कर देवे? स्वीकार कर लेवे। यानी उस सदन के 2/3 मेंबर्स जो है उस प्रस्ताव को यदि स्वीकार कर देते हैं तो उस प्रस्ताव को उस सदन में स्वीकार मान के उसके संसद के दूसरे सदन में भेजा जाता है। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में लोकसभा लिया था, तो माना कि अगर यह प्रस्ताव जो है लोकसभा में पारित हो गया, लोकसभा के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित हो गया, तो उस प्रस्ताव को है राज्यसभा में भेजा जाएगा। और राज्यसभा भी क्या करती है? इस प्रस्ताव पर चर्चा करती है। जैसे दूसरे सदन में भेजा, एक सदन से दूसरे सदन में, तो एक सदन ने तो पारित कर दिया, तो जिस दूसरे सदन में जाएगा वह दूसरा सदन भी क्या करेगा? उस विषय पर, उस प्रस्ताव पर चर्चा करेगा और चर्चा करने के बाद यदि उस सदन के 2/3 सदस्य, कितने सदस्य? उस सदन के भी, दूसरे सदन के भी 2/, जैसे पहला था 2/3, उसी तरह दूसरे सदन के भी 2/3 सदस्यों द्वारा अगर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तब उसी दिन से राष्ट्रपति को पद से हटा हुआ माना जाता है। ये देखा हमने महाभियोग प्रस्ताव। क्लियर है आपकी सारी बातें? अब बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है उस प्रक्रिया को अर्धन्यायिक माना जाता है। कैसा माना जाता है? अर्धन्यायिक। यानी ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पहले पूछा गया है। तो अर्धन्यायिक होता क्या है? इसको अर्धन्यायिक क्यों मानते हैं? तो उसके बारे में देखें कि सबसे पहला
कि मनोनीत सदस्य जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। जैसा आपको पता है, हमने राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ा और उसमें देखा था कि जो मनोनीत सदस्य है वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते। तो वह मनोनीत सदस्य जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले रहे थे, लेकिन वह सदस्य राष्ट्रपति के मनोनयन में राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में, अर्थात राष्ट्रपति को पद से हटाने वाली प्रक्रिया में भाग लेते। यानी वो राष्ट्रपति को चुनते तो नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति को पद से हटाने वाली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। पहली ये बात। दूसरी बात ऐसी है कि केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्य विधानसभा के सदस्य, अर्थात जो विधायक हमने देखे थे, वह जो राष्ट्रपति के निर्वाचन भाग ले रहे थे। हमने देखा था इससे पहले कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में हमने पढ़ा कि केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के विधानसभा सदस्य जो है वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते थे। तो जो राष्ट्रपति को निर्वाचन में भाग ले रहे थे विधायक, है ना, वह विधायक इस महाभियोग में भाग नहीं ले सकते। इसलिए इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अर्धन्यायिक। यानी जो व्यक्ति राष्ट्रपति को चुनते हैं वह तो राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते, लेकिन जो राष्ट्रपति को नहीं चुनते वह महाभियोग में भाग ले सकते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को कैसा माना जाता है? अर्धन्यायिक माना जाता है। बात करें अनुच्छेद 62 की, तो अनुच्छेद 62 जो है उसमें कार्यकाल समाप्ति से पूर्व नवीन राष्ट्रपति का निर्वाचन आवश्यक है, इस बात का उल्लेख किया गया है। कि अनुच्छेद 62 में कहा गया है कि यदि किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने वाला है ना, तो उसके कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही क्या करवाना पड़ेगा? राष्ट्रपति का चुनाव करवाना आवश्यक होता है। इसके अलावा एक बात और कही गई है इसी अनुच्छेद के अंतर, उसमें कहा है कि आकस्मिक रिक्तियाँ हो जाए, यानी किसी इमरजेंसी की कंडीशन में अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, कि माना राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई अथवा किसी राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। तो जब आकस्मिक रिक्तियों के समय आपको क्या करना पड़ेगा कि 6 माह के भीतर 6 महीने के अंदर ही नए राष्ट्रपति चुनाव कराने आवश्यक होते हैं। क्लियर है? सबसे पहली बात हमने देखा कि कार्यकाल समाप्ति से पहले ही राष्ट्रपति चुनाव करवाना आवश्यक होता है। दूसरी चीज, आकस्मिक रिक्तियों का प्रावधान बता दिया कि आकस्मिक रिक्ति हो जाती है, आकस्मिक में जो है राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तब आपको क्या करना पड़ेगा? 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति के चुनाव कराने आवश्यक होते हैं। ये बात कही गई अनुच्छेद 62 में। उसके बाद बात आती है त्याग पत्र की। तो जैसा कि आपको पता है, जब हमने राज्यसभा पढ़ी तब उसमें देखा था कि राज्यसभा का जो सभापति होता है, उपराष्ट्रपति, वह अपना त्यागपत्र किसको दे रहा था? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। तो सबसे सरल बात है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को दे सकता है। क्लियर? बात करेंगे वेतन की कि जो राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो राष्ट्रपति महोदय का, जो भारत का जो राष्ट्रपति है, उनका वेतन 5 लाख रुपए मासिक होता है। क्लियर है? हमने देखो अभी तक जो है राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति का निर्वाचन देख लिया, राष्ट्रपति पर लगने वाली महाभियोग की प्रक्रिया समझ ली। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।